दोस्तों, आप सभी का अपने परिवार में स्वागत है। फिर से एक बार हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम DDA JEE 2023 को बहुत ही प्यार से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देख के चल रहे हैं। जिसके अंतर्गत आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो GK GS का एक बेहतरीन, जो बार बार लगभग 20 साल में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जिनमें आगामी आने की संभावना 100% है। तो आज का जो सेशन हमारा होने वाला है दोस्तों, वो होगा जिसमें आपके क्वेश्चन है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। तीनों सब्जेक्ट के देखे गए हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, तो आपके वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके सेशन में लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं DDA JEE 2023 का पहला क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है संसद में शामिल है। तो दोस्तों सभी को पता होगा कि संसद में क्या क्या चीज़ हमारी शामिल होती है। वो तीन होती है, संसद तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहली हमारी क्या होती है, एक लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, साथ के ही साथ में उसमें राष्ट्रपति भी तो होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सही आंसर 1 हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था। तो दोस्तों उसको दिया गया था कब, 1954 यानी कि 1954 के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की मंदाकिनी यानी कि आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा। तो दोस्तों सबसे पहले इसको देखने वाला था कौन, गैलीलियो। कौन था, गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 3 का ए इज करेक्ट आपका हो जाता है। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं अति महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, सब क्वेश्चन को देखकर एग्जाम में जाइएगा, तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। तो दोस्तों वो को किसने बताया था, तो ये बताने वाले थे कौन, केपलर। ये भी ध्यान आपको रख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं हमारे कब, 4 जुलाई को। और याद रखिएगा, पृथ्वी और जो सूर्य होता है इनमें अधिकतम दूरी को और क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं अपसोर। क्या कहते हैं, अपसोर हम इसको कहते हैं। जितनी भी एडिशनल डेटा है वो मैं आपको साथ के साथ में प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आपसे कोई भी चीज़ें छूट ना जाए। तो आइए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम बताइए। दोस्तों बता रहा है कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो हम सभी को पता है कि सौर प्रणाली के सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो होता है बृहस्पति, दूसरा होता है शनि, नेक्स्ट होता है अरुण और फिर हमारा होता है वरुण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे पास 2 ही ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं होता है। तो पहला होता है बुध और दूसरा होता है शुक्र। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। खगोल भौतिकी बाह्य अंतरिक्ष में स्थित होल जहां से ऊर्जा और तारे निकलते हैं उनका नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम होता है हमारा क्या, व्हाइट होल। क्या होता है, व्हाइट होल उसका होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, शाम का तारा, सौर भोर का तारा, वो सब के सब या एक को कहा जाता है, वो हमारा शुक्र ग्रह होता है। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे चमकीला जो ग्रह होता है वो भी किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य ग्रहण कब होता है। दोस्तों याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब हमारा चंद्रमा क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो याद रखना 10 का हमारा हो जाएगा सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विषुव तब होता है जब सूर्य के ऊपर होता है। दोस्तों याद रखिएगा, विषुवत की यहाँ पर बात हो रही है, इक्वेटर की बात हो रही है। तो वो कब होता है, जब सूर्य कहाँ पर, भूमध्य रेखा
भूमध्य रेखा पर होता है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आज देखेंगे, आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे में तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आपके हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है और ज्योग्राफी भी है। तीनों क्वेश्चन को मैंने अभी देखा है, जो एग्जाम चल रहा है 28 तारीख से आपका डीडीए का पेपर चल रहा है, तो मैंने एनालिसिस किया है। ये उसमें बार बार जो प्रबल संभावना हो रही है क्वेश्चन पूछने की, वो हमारी तीनों से हो रही है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की। बहुत ही बेहतरीन दूसरा सेशन आज हमारा चल रहा है। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम सोरों में समय का अंतराल कितना होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि अगर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, तो टाइमिंग कितना होता है आप सभी को पता है। वो टाइम होता है लगभग कितना, 2 घंटे का अंतर होता है। मान लेते हैं कि ऐसे मान लेते हैं जैसे आपका जो रात हो रही है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में कितने बजे हो रही है दोस्तों, 5 बजे। तो वहाँ गुजरात में अगर बात करेंगे तो आपकी रात कब होगी, 2 घंटे बाद होने वाली, यानी कि 7 बजे हो जाएगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व के कितने धरातल में पानी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व के धरातल में है कितना, 70.80% है, लगभग 71%। ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण को कम करती है। तो दोस्तों वो कौन सी है, वो हमारी होती है, कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी ओजोन, यानी कि O3। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही, इसको ओजोन को क्या कहते हैं, CFC भी बोलते हैं, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, फ्रिज में शीतलन के लिए प्रयोग में लेके चलते हैं। ये भी एडिशनल डेटा है, ये भी मैं आपको साथ के साथ में बता के चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में सबसे निचली परत कितनी होती है, कौन सी होती है, क्षोभ मंडल होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसके टोटल अगर हम बात करेंगे वायुमंडल कितनी परत होती है, 5 परतें होती है। पहली परत कौन, क्षोभ मंडल, दूसरी कौन सी, समताप मंडल, तीसरी कौन सी, मध्य, और चौथी कौन सी, आयन, और फिर हमारी बहिर हो जाती है। तो पांचों के पांचों का नाम मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बीच में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के वायुमंडल में परतों की कुल संख्या कितनी होती है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन सी होती है वो भी मैंने आपको रिवाइज कर दी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभी मैं बता के चला, ओजोन परत कहाँ, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जिसको हम O3 कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, O3 ही क्या है, ये कहाँ पाया जाए, समताप मंडल में। और जो हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं वो भी कहाँ उड़ते हैं, वो भी समताप मंडल में ही उड़ते हैं। चलिए, अगर हम कहेंगे इसकी हाइट कितनी होती है, दोस्तों याद रखिएगा, इसकी हाइट लगभग हमारी कितनी होती है, 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में होती है। तो आगे बढ़ेंगे। ओजोन परत का अपक्षय मुख्य किस कारण से होता है। मैं अभी दोस्तों बता के चला था, किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही होके चलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। दोस्तों क्या बात हो रही है यहाँ पर, वायुमंडल में ह्यूमिडिटी मापने के लिए हमें कौन से उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों याद रखिएगा, वो हमारा होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता माप सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से जाने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों वो पड़ता है हमारा नॉर्वे। अगर वहीं कहे कि हमारे पास उसका प्रातः सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तो हम जब सभी को पता उसे कहते हैं जापान को। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों हिस्ट्री आपके बीच में आ चुकी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, वो हमारा कौन सा है, जो दोस्तों वो चैत्य होता है। याद रखें, बौद्ध धर्म के कितने पिटक होते हैं, 3 पिटक होते हैं, त्रिपिटक होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था। दोस्तों शिक्षक किसका, सिकंदर महान का जो शिक्षक था वो कौन था, अरस्तु हुआ करता था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। दोस्तों याद रखना, बौद्ध साहित्य की अगर पहचान करनी है तो आपको मिलेगी सिर्फ कहाँ, त्रिपिटक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था। तो दोस्तों हम सभी को पता वो दिया था सारनाथ में, और
गौतम बुद्ध के पहले प्रवचन को हम क्या कहते हैं, धम्म चक्र कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। दोस्तों याद रखिएगा, जैन धर्म को अपनाने वाला कौन था अपने अंतिम दिनों? चंद्रगुप्त। अगर वहीं पूछा जाए आपसे बौद्ध धर्म अपने वाला कौन था, तो याद रखिएगा इसी का लड़का कौन था? अशोक हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। 26, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। दोस्तों याद रखिएगा वो कौन था, तो याद रखिएगा वो था हमारा कौन? मैंने अभी बताया कि कौन था? बिंदुसार का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ करता था? अशोक हुआ करता था, जिसको क्या कहता? देवनाम प्रियदर्शी भी कहते थे। आगे बढ़ेंगे। 27, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया, उसने मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उसको बताने वाला कि हम सबसे अच्छा बौद्ध धर्म है, उसको अपना लीजिए, तो वो बताने वाला कौन था? याद रखिएगा उसी का दरबारी हुआ करता था उपगुप्त। कौन था? 27 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 28 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। किस गुप्त शासक के काल में चीनी यात्री फाइयान भारत आया था? तो दोस्तों याद रखिएगा वो किसके टाइम पर आया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फाइयान किसके टाइम पर आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य भी इसका नाम हुआ करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो दोस्तों याद रखना हर्ष का मतलब हर्षवर्धन, और उनका दरबारी कवि कौन हुआ करता? वो था हमारा बाणभट्ट। ये भी आपको दोस्तों ध्यान रख के चलना है। आगे बढ़ेंगे। 31, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था। जैसे मैंने अभी बताया विक्रमादित्य की उपाधि कौन ग्रहण करने वाला कौन है, तो दोस्तों याद रखिएगा वो था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ेंगे। 32, भारतीय संविधान पॉलिटी आपकी शुरू हो गई है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, जहाँ से आपके कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आप एग्जाम हॉल में इस सीरीज को एक बार देख के जाइएगा, 101% आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्न में से विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो वो दोस्तों कौन सा होता है? आर्टिकल 14 यानी कि आर्टिकल 14 होता है। आगे बढ़ेंगे। 33, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का यानी कि अनटचेबिलिटी का पूर्ण रूप से निषेध करता है? दोस्तों वो होता है कौन? हमारा अनुच्छेद कौन सा? 17। ध्यान रखिएगा अनटचेबिलिटी यानी कि भेदभाव, जाति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा आर्टिकल कौन सा? 17। बार बार क्वेश्चन आता है। ये सारे क्वेश्चन कम से कम हर एक एग्जाम में 20-25 बार पूछे गए। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के दोष सिद्धि से संबंधित में संरक्षण संदर्भित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कहाँ से आता है, यानी कहना चाह रहा है 20 यानी कि हम बात करेंगे कहाँ से फंडामेंटल राइट, आपका कौन से आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होके चलते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। तो दोस्तों ये भी हमें आंसर मिल गया। आगे बढ़ेंगे। 35, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। तो दोस्तों वो इससे मतलब होता है, ये हमारा होता है भारतीय नागरिक के मूल अधिकार। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले देह और प्राण की स्वतंत्रता आपके कौन से आर्टिकल में, तो आप कहेंगे 21। अगर वहीं पूछ ले 21A किससे संबंधित है, दोस्तों वो शिक्षा से संबंधित आर्टिकल है, जो हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। लेकिन साथ के साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी मूल में कितनी 10 हुआ करती है, बाद में हमारी 11 हो चुकी है। तो 11वां कौन सी है, तो हम कह सकते हैं कि वो होती है हमारे कितना 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को आपका क्या होगा, फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करी जाएगी। जो कौन सा संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे। निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है? तो दोस्तों याद रखना ये भी किसके प्रति आता है, तो दोस्तों ध्यान रखना स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए 36 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। 37,
संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया? दोस्तों याद रखिएगा, आपका एक आर्टिकल कौन सा संविधान संशोधन होता है, कौन सा 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत क्या हुआ था कि इसमें क्या हुआ, जो भी आपका संपत्ति का अधिकार हुआ करता था कौन फंडामेंटल राइट्स, उसको वहाँ से निकाला गया और निकालने के बाद इसको विधिक में लेके गया और विधिक में लेकर आर्टिकल कौन सा चला गया, आपका 300A के आर्टिकल में यहाँ से चला जाता है। तो कहना चाह रहे हैं उस समय भारत का कौन प्रधानमंत्री हुआ करता था, तो निर्विरोध बनने वाला प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, याद रखना वो था हमारा मोरारजी देसाई। ये भी आपको पता ही, सॉरी यहाँ से कौन सा था, मोरारजी देसाई आपका उस समय कौन थे, आपके भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 37 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। 38 भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो याद रखना दोस्तों इसकी पहचान क्या है, भारतीय नागरिक, जहां नागरिक की बात आ जाएगी याद रखिएगा हम बात करेंगे डीपीएसपी, यानी कि हम बात करेंगे किसके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये आर्टिकल कहां से कहां तक है दोस्तों, ये 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल होने वाला होता है, जिसमें राज्य का ही पूरा का पूरा इसमें ब्यौरा दिया हुआ है कि राज्य के जितने भी सदस्य हैं उनको शिक्षा, उनका रहना सहना, बीमा, रोजना, जितना भी कुछ होता है कल्याणकारी जो भी आती है वो सारी की सारी आपकी डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आने वाली होती है, जिसके आर्टिकल्स कितने होते हैं हमारे 36 से लेकर 51 तक होने वाले होते हैं। तो इसी का आंसर हमारा 38 का कौन सा होने वाला है, तो ये होगा हमारा कौन सा दोस्तों, ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, अभी जैसे मैं बता के चला तो ये हमारा कौन सा भाग हो जाता है दोस्तों, 4th भाग हो जाता है। पहला भाग की बात करेंगे तो पहले भाग में कहा गया है साफ साफ कि क्या होगा, राज्य और संघ की बात हुई है। नंबर 2 अगर हम बात करेंगे किसकी बात हो रही है दोस्तों, उसमें नागरिकता यानी कि कौन से आर्टिकल से हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखिएगा 2 से लेकर 5 तक आर्टिकल हमारा किससे होता है, नागरिकता से होता है, सॉरी कहाँ से होता है, सीधा सीधा 5 से लेकर 11 तक का हमारा किससे संबंधित है, नागरिकता से। और वहीं 12 से लेकर 35 तक किससे संबंधित है, अगर 12 से लेकर 35 आर्टिकल की बात करेंगे यानी कि पार्ट नंबर 3 तो वो हमारा किससे होता है, फंडामेंटल राइट से। और वहीं पार्ट नंबर 4 जो चला जाता है वो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देश तत्व, जिसके आर्टिकल 36 से लेकर कितने चले जाते हैं, 51 के बीच में चले जाते हैं। ये सारे के सारे मैंने पार्ट्स, आर्टिकल और किससे कौन सा संबंधित है वो सारे के सारे मैंने आपको बता के चला हूँ दोस्तों। 39 का बी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, निम्न इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का नीति के निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? याद रखिएगा दोस्तों, फिर से समझिए क्वेश्चन को, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का नीति के निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? एक ही आर्टिकल होता है आपका, कौन सा होता है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाता है 37 आर्टिकल इज करेक्ट आंसर आपका होके चलता है। आगे बढ़ेंगे, 41 भारतीय संविधान नागरिक के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों याद रखना, फिर से यहाँ से वही क्वेश्चन आ रहा है, नागरिक के लिए आर्थिक न्याय किसके सुनिश्चित करता है? दोस्तों याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन को सिर्फ पकड़ना है, कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ के चल रहा है। आगे 42 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई, तो याद रखिए कहाँ से ली गई है दोस्तों, वो ली गई है कहाँ से महाभियोग की, तो वो ली हमने अमेरिका से, यूएसए से। चलिए आगे बढ़ेंगे, 43 राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन अब विवादित हो चुका है पूरी तरह से, क्यों, क्योंकि हम सभी को पता है राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, लेकिन वहीं लोकसभा में कितने, 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। लेकिन आप सभी को पता 104वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया है कि जितने भी SC ST के लोग हैं उनको 10 साल का रिजर्वेशन यहाँ से प्रोवाइड होने वाला है। लेकिन याद रखिएगा जो 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। तो आप कहेंगे जब तक कैंसिल कर दिया है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन हमारा इसके क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर आने वाला है वो सिर्फ राज्यसभा के अनुसार ही आने वाला होता है, क्योंकि लोकसभा से जो कैंडिडेट हुआ करते थे उनको कैंसिल कर दिया गया, यानी कि उनका रिजर्वेशन क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया गया है। तो अब आप कहेंगे
कहेंगे सर लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हुआ करती थी, तो मैं कहूँगा लोकसभा में जो टोटल सीट थी वो 552 हुआ करती थी। तो घटकर अब कितनी हो गई, 2 हट गई, 2 का रिजर्वेशन हट गया, तो अब कितनी बच गई दोस्तों, आप कहेंगे कि 2 हट गई तो हमारे पास में रहने वाली कितनी 550 होने वाली होती है। तो आप कहेंगे वर्तमान में कितनी बची हुई, तो वर्तमान में अब से पहले जो थी वो थी हमारी कितनी 545 हुआ करती थी, लेकिन अब घटकर कितनी हो गई है, क्योंकि 2 हट गए लोकसभा से, तो कितनी होगी 543 होने वाली होती है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने की 100 नहीं 110% संभावना है। तो क्वेश्चन स्टार बनाकर लिख लीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन इसके अनुसार हमारा क्या है, सही आंसर 14 है, लेकिन अब जो भविष्य में होगा उसका आंसर कितना आने वाला है, 12 होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा के चला हूँ, आगे बढ़ेंगे। 44 निम्न में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद पर चुना गया था, तो दोस्तों याद रखना वो था हमारे कौन, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 44 का सी ऑप्शन आज का करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था, दोस्तों याद रखना टेराकोटा में किससे था, वो किससे था अनुपस्थित था, गाय से था। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे 46 निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस लेने के लिए कहा था। दोस्तों याद रखना, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो वो कहाँ पर है, तो हम सभी को था पाकिस्तान में, तो इसीलिए पाकिस्तान के साथ में ये विवाद हुआ था। क्वेश्चन को क्या करना है, समझना है, रटना हमें बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट होके चलता है। चलिए 47 सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है, दोस्तों याद रखिए सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम हमारा क्या होता है, कौन सा होता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता होती है। जो सबसे प्राचीन सभ्यता होती है कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 48 भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते हम लेते कहाँ से, मुंडकोपनिषद से हमने इसको लिया है। तो क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक लॉजिक लेके चलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट होके चलता है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते हैं उसे क्या कहते हैं। दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, जब वैदिक युग चलता था तो उस समय जो भी राजा हुआ करते थे वो अपनी जितनी भी प्रजा हुआ करती थी, गुलाम हुआ करते थे, उन सभी से जो कर लेते थे उसको बलि कहते थे। क्या कहते थे, उसको बलि कहते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। 49 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट होके चलता है। चलिए ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ की बात कर रहा है, ऋग्वैदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। तो क्या कहे, ऋग्वेद में गाय का वर्णन था, और गाय में ऋग्वेद में गाय क्या अघन्या के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पे आपको गाय नहीं मिलेगा, आप देखेंगे ऋग्वेद में तो वहाँ पर गाय की जगह अघन्या यूज होता है। चलिए बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए, बिल्कुल ये भी बात सही है। पुरोहित को उपकार के रूप में गाय दी जाती थी, बहुत सही बात है। पहले क्या होता था कि जिस पे हमें क्या होता था, उस समय जो वैदिक आर्य जिससे खुश होती थी राजा, तो उसे क्या गाय मुफ्त में देता, कैसे लेके जाओ और उसकी क्या करो, अपना दूध पियो और आराम से रहो। तो उस समय उसके लिए बहुत बड़ी बात कहा जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे। दोस्तों योग से मतलब कौन है, योग कौन करता है, हम सभी को पता है, योग करता है पतंजलि। कौन करता है, पतंजलि के बाबा जी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 51 का ए पतंजलि। चलिए आगे बढ़ेंगे। 52 कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए। याद रखिएगा दोस्तों वो होती है कौन, अंकोर वाट का मंदिर। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाए। 53 निम्न में से वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम इनमें से खोजा जा सकता है। तो दोस्तों वो होता है कौन, यहाँ से संगीत की बात है, याद रखिएगा संगीत गाने के लिए हमें सारेगामापा यानी कि सामवेद की क्या होती है, सामवेद की आवश्यकता पड़ने वाली होती है। तो दोस्तों इसके बारे में हमें पता चल गया। चलिए 54 निम्न में से विषम चुनिए। तो याद रखना विषम चुनेंगे तो दोस्तों हम सभी को पता है सामवेद एक वेद होता है, यजुर्वेद एक वेद होता है, ऋग्वेद एक वेद होता है, लेकिन विष्णु पुराण वेद नहीं है। तो हम सभी को पता है क्या है, वेद त्रिय। वेद त्रिय के नाम से भी कौन जाने थे, वेद त्रिय में 3 वेद आते हैं, एक सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखें। तो 54 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट होके चलता है। आगे बढ़ेंगे। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का
अगला अवतार किसे माना जाता है? आज का आखिरी और ज़बरदस्त क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन ये आपका है दोस्तों। ये आपके लिए जाता है एक होमवर्क, और होमवर्क जितने बच्चे क्लास देखेंगे और इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में डालने वाले हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन। बहुत जल्द हम आपको एक अगली वीडियो के साथ में मिलेंगे। जो भी इनके कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रह गए हैं मैं फिर से आपकी महामैराथन सीरीज नंबर 3 में डालने वाला हूं, ताकि आपसे एग्ज़ाम में अगर बैठो तो वहां से आपका फेस खिलता हुआ बाहर आना चाहिए। बच्चों इसी तरह से अपनी कंटिन्यू तैयारी को बना करेंगे। तो बच्चों मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।